मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रसाद बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चा लेकर आया हूं और मैं बात करूंगा आपके जो हैशटैग 50+ वाली चर्चा हमारी हो रही है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूं 2020 के। ये एक सकारात्मक चर्चा होगी मेरी आपकी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद रिपीट भी हो सकते हैं और या ये रिपीट नहीं हुए तो ऐसे क्वेश्चन कुछ और आ सकते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन में बात करूंगा आप लोगों से और मैं ले चलता हूं आपके चाहते प्लेटफॉर्म यहाँ पढ़ाई की पंचायत पर। और इस पुस्तक में दिखाई दे रही है आपके, इस पुस्तक में जो चैप्टर है मेरा ये PYQ का है। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बात कर रहा हूं आपसे। ये जो PYQ है ये सन 2020 के क्वेश्चन है आपके। मैं 2020 में जो सेकंड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन आए जिस तरह के, अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया है, एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बहुत पॉपुलर नारा है। तो कह रहा है वो किसने दिया है, बोस ने दिया है या पटेल जी ने दिया है या गांधी जी ने या नेहरू ने। चूंकि अधिकांश विद्यार्थी इसका उत्तर जान दोगे, ये नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है आपके। बहुत फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यहां से क्वेश्चन और कैसा आ सकता है, तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को जो आजाद हिंद फौज है, ये वाली आप सब लोग जानते होंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है आजाद हिंद फौज के आप कमांडर थे चूंकि आपके, तो इस फौज के कमांडर आप कब बनाए गए, तो आपको जो कमांडिंग दी गई है वो जुलाई, यहां पर जुलाई ये वाला महीना है 1943 में आपको कमांडिंग मिल रही है आपके यहां पर। लेकिन आपने क्या किया, यहां कमांडिंग मिलते आप यहां पर सेनापति बने और फिर उसके बाद आपने यहां पर 21 अक्टूबर जो आपके काम की डेट है यहां पर 21 अक्टूबर 1943 को, ये आपको याद करनी मेरे कहने से, यहां आपने आजाद हिंद सरकार की, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। यहां पर आजाद हिंद सरकार की स्थापना की आपने। यहां पर कहां हुई है स्थापना, सिंगापुर में। कहां हो रही है ये स्थापना, हमारी सिंगापुर में हो रही है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्वेश्चन आपके, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना, जो एक अस्थायी सरकार की स्थापना हो रही है। कैसी सरकार है ये, अस्थायी सरकार है। कैसी है ये, अस्थायी सरकार है। ये ऐसी सरकार थी जिसके सर्वोच्च प्रमुख कौन बने आपके, सुभाष चंद्र बोस। और आपने ही दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका नारा दिया है, दिल्ली चलो का नारा दिया। इसको आप लोग लिखेंगे, दिल्ली चलो का नारा दिया। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली चलो का नारा देने वाले कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने ICS जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया, लेकिन उसको ठोकर मार के राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि सेवा माना आपने। और सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था, जब तक समाज में एक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जहां पर सभी लोगों को एक साथ लेके चला जाए, और जब तक समाज में प्रताड़ना, समाज का शोषण हुआ है, इन शोषणकारी शक्तियों से समाज को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने बीड़ा उठाया इनको भारत से खदेड़ने का अंग्रेजों को, वो बहुत महत्वपूर्ण था आपके। बाकी मैं वल्लभ भाई पटेल जी पर, महात्मा गांधी पर, जवाहरलाल नेहरू पर इतिहास के पन्नों में आगे चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए सारे पार्ट। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस को याद कर लेंगे, क्योंकि अगले पेपर में आपके यहां से अस्थायी सरकार आ सकता है कि इसकी स्थापना कहां हो रही है, तो आप बताएंगे सिंगापुर में हो रही है। और ये तारीख जरूर कर लेंगे, 21 अक्टूबर 1943 को स्थापना करी सुभाष चंद्र बोस ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा, आपके अगला क्वेश्चन है जो पीछे क्वेश्चन आया है, पटकाई बम पहाड़ियों, ये वाला पटकाई बम पहाड़ियां हैं जो आपके, इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, क्या वो सतपुड़ा का हिस्सा है या हिमालय या पश्चिमी घाट या अरावली। तो आप जानते हैं पटकाई बम जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है, हिमालय श्रृंखला का हिस्सा। ये इसका सही उत्तर है बी। तो आप जानते होंगे ये हमारे पूर्वोत्तर, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, पूर्वोत्तर को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र कहते हैं। तो ये म्यांमार के साथ लगभग ये सीमा बनाती हैं आपके, ये पहाड़ियां आपके कहा, म्यांमार के साथ। इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि आपके लिए कोई जानकारी बड़ी खास है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। ये आखिर वो कौन कौन से राज्य, तो आप बताएंगे यहां पर। ये एक असम राज्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर असम है, यहां पर मेघालय है, ये वाला पार्ट भी है, ये मणिपुर भी है जहां पर ये फैलाव है इनका, यहां पर ये मिजोरम भी है जहां इनका फैलाव है। इसके अलावा जो नागालैंड है जहां इनका फैलाव है। तो कहीं ना कहीं इनका जो फैलाव है आपके, वो इन तक, इन क्षेत्रों में भी, इन राज्यों में भी है, और कहीं ना कहीं गारो खासी भी इनसे जुड़ी हुई है। तो ये हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। वैसे मैं आपके एग्जाम के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूं यहां पर, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत की सबसे प्राचीनतम
अगर पर्वत श्रृंखला पूछता है सबसे प्राचीनतम, यहां पर सबसे प्राचीनतम ये वाला पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो बड़ी महत्वपूर्ण है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका उत्तर यहां पर क्या होगा, अरावली। क्या होगा, अरावली उत्तर होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो महत्वपूर्ण है। आपके प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। लगभग इसकी जो लंबाई फैलाव के क्रम में वो 800 किलोमीटर में अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद यानी कि गुजरात तक फैली हुई है। इसको आप देख लेंगे। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है हिमालय श्रृंखला। हिमालय से क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो देख लेंगे आप लोग, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो कि नेपाल में स्थित है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी आएगी तो केटू बताएंगे, केटू गॉडविन ऑस्टिन केटू है, जो कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसको भी आप देखकर जाएंगे यहां से। और भारत के अगर आ जाए हिमालय में तो क्या बताएंगे, कंचनजंगा बताएंगे। मैं जो भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां विस्तार चर्चा करूंगा। अभी थोड़ा मैं उन क्वेश्चन बता रहा हूं पीवाई क्यों आए, लेकिन कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके यहां से मेरे दिमाग में और आ रहा है, पश्चिमी घाट को इसको सह्याद्री भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकता है। पश्चिमी घाट को, ये रहा सह्याद्री क्वेश्चन है, सह्याद्री किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और ये पश्चिमी घाट दो भागों में बटा हुआ, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट का ही नाम एक सह्याद्री है, इसको रट लेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से मैं जब भूगोल पढ़ाऊंगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा इसके ऊपर आपके आगे। ये जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, भारत से संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उसका समाधान कौन से आर्टिकल में, 71 में, के अनुच्छेद 80 में, या 60 में, या 65 में। तो आप जानते हो बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होगा तो इसका समाधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो इसका समाधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 71 में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और 71 के बाद जो 72 आता है, 72, वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख करता है। पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वो आएगा 72वां अनुच्छेद है। और बाकी इनके बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। मेरे कहने से उस वीडियो को आप देखकर जरूर जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, वहां अनुच्छेदों से क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल से, संविधान के जितने आर्टिकल हैं वहां से एक क्वेश्चन का बनना तय है। मैंने पिछला जो वीडियो आपको दिया है वो आपके लिए बड़ा खास है। मैं फिर कहूंगा, ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया 71 आर्टिकल ये आया है यहाँ पर। और मैंने कल जो वीडियो भेजा है आपको, पिछला वीडियो मेरा, वो आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो रट के जाएंगे यहाँ से। तो इसका समाधान कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है, लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत प्रावधान है, 71 के अंतर्गत प्रावधान है। यहां देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन आया है ये 1952 में ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक पूछ रहा है आपके, तो किस स्थान में प्राप्त किया है, अटलांटा में हुआ ये, बीजिंग में हुआ, या हेलसिंकी में, या लंदन में। तो इसका सही उत्तर है आपके हेलसिंकी है। यहाँ पे सही उत्तर इसका हेलसिंकी सही उत्तर है। तो वर्ष 1952 में हेलसिंकी में जो ओलंपिक खेल हो रहे थे, कौन से, 1952 में, यहीं पर इंडिविजुअली पहली बार एक हमारे यहाँ पर केडी जाधव, क्या नाम है, केडी जाधव को ये वाला जो पहली बार जो ओलंपिक पदक मिला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रटकर जाना है। यानी व्यक्तिगत तौर पर पहली बार को पदक मिला है तो कौन है, वो केडी जाधव है, नाम में लिख दिया है। और ये कहां पर हुआ ओलंपिक, 1952 में हुआ है। कहां पर, हेलसिंकी में। और ये हेलसिंकी क्या है, ये एक क्षेत्र है, क्या नाम है, फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है। कौन, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड यूरोपीय राष्ट्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी। यहीं पर ये ओलंपिक खेले गए थे। यहीं पर व्यक्तिगत, ये रहा, व्यक्तिगत स्पर्धा में किसी खिलाड़ी को यदि कोई मेडल मिला है तो कौन है, वो केडी यादव और हेलसिंकी है आपके। इसको आप याद करके जाएंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना, यानी आत्मनिर्भरता कौन सी पंचवर्षीय योजना है जहां आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया है, यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है। क्या वो चौथी योजना है, या तीसरी, या पहली, या दूसरी? तो सही उत्तर क्या है इसका, आत्मनिर्भरता की बात पहली बार यहाँ चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई है। ये योजना हमारे यहाँ 1969 से 74 तक रही। टाइम पीरियड देख लेंगे इसका। और ऐसा पीएम कौन है, हमारी इंदिरा गांधी। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय देश की पीएम हुआ करती थी। और इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता, जानते होंगे। आयरन, इन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। तो अगले पेपर में आपके आ सकता है
5वीं पंचवर्ष योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी? 5th 5 ईयर प्लान में। कई पुस्तकों में 6वीं पंचवर्ष योजना भी लिखा हुआ है, ले आप लोग 5वीं पंचवर्ष योजना मार के आएंगे, 5th 5 ईयर प्लान मारेंगे। गरीबी हटाओ का नारा, रिमूव पॉवर्टी सेव कंट्री का नारा दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना की बड़ी बात है वो यह है कि पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो यहीं पर 19 जुलाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खास डेट है, 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये चौथी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। उसके पीछे यदि बड़ा कारण कोई है तो वो बड़ा कारण यहां निहित है, क्योंकि 1971 में यहां पर जो पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ है, इस पाकिस्तान युद्ध के चलते कहीं ना कहीं हमें फतेह मिली है, भारत ने युद्ध जीता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी इससे नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो गोले गिर रहे थे या गोलियां बरस रही थी या जो टैंक चल रहे थे, भले ही भारत ने युद्ध जीता, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भारत ने जो पंचवर्षीय योजना है ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं असफल मानी जाती है। लेकिन भारत में आत्मनिर्भरता की जो बात की गई है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई है। और मैंने बता दिया इसका पीएम कौन है? इंदिरा गांधी है। देखकर जाएंगे इसको। इस क्रम में जो विनिर्माण उद्यम क्षेत्र है, थोड़ा देखेंगे यहाँ पर जो उद्यम क्षेत्र है, उद्यम है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं उद्यम, आपके यहाँ पर विनिर्माण उद्यम क्षेत्र है, उद्यम प्रदान करने वाली सेवाएं जिनका संयंत्र और मशीनरी उपकरण 50 करोड़ से अधिक निवेश नहीं है और कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं है के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या वो सूक्ष्म उद्योग है, माइक्रो या कुटीर कॉटेज है, या स्मॉल है, या मध्यम मिडिल है? ठीक है, सही उत्तर है आपका मध्यम उद्योग है। यानी कि इसके लिए जो मानक बनाए गए वो सेवा क्षेत्र और किसके लिए बनाया गया? हमारे यहाँ सेवा के अलावा हमारे यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है विनिर्माण वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसके लिए 75 से लेकर के और 250 करोड़ तक का प्रावधान किया गया है। ये सारे के सारे काय में आते हैं, ये मध्यम उद्यम के अंतर्गत आते हैं, यानी मिडिल इंडस्ट्री में आते हैं। इसको आप देखकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन और पूछ सकता है तो इकोनॉमी में मैं पढ़ाऊंगा, अर्थव्यवस्था के पन्नों वहां पुनः चर्चा करूंगा, इसलिए लगातार वीडियो पर बने रहेंगे। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत खास है। ये जो किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों का समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? किसने कहा है? तो ये एक नियम है, अवागार्डो का है, कि चार्ल्स का नियम है, फेराडे का है, कि ये बायम का नियम है? तो सही उत्तर इसका अवागार्डो का नियम है, ये वाला, यहां से ये बड़ा। इन्होंने कहा सभी गैसों के समान आयतन में दाब यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर की अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। तो ये आखिर कहां के? तो ये इटली के इतालवी यात्री, बहुत फेमस आपके इटली के यात्री हैं आप, इन्होंने ये ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है, ये वाला सिद्धांत दिया। कहां के हैं आप इटली के आपके वैज्ञानिक हैं, महानतम वैज्ञानिक हैं, आपने जो सिद्धांत दिया यहां पर। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा कोशिका चक्र में इनमें से कौन सा चरण विभाजांतरण अवस्था यानी इंटरफेस का हिस्सा नहीं है? ये वाला समसूत्रण है, माइटोसिस, अंतराल है, गैप 2 है, संश्लेषण सिंथेसिस है, या अंतराल गैप फर्स्ट है? ठीक है, सही उत्तर है आपके समसूत्रण यानी माइटोसिस है आपका। ये आप देखकर जाएंगे। यहां से मैं विज्ञान के पन्नों में ऐसे प्रश्नों पर भी आपके लिए एक अन्य वीडियो लेकर आ रहा हूं। मैंने बताया मैं एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं आपको करंट अफेयर्स पर, वो महा मैराथन क्लास होगी और उस क्लास को आप देखकर ही जाएंगे। वहां से दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आना तय है, और जितनी पुलिस या वनडे एग्जाम है वहां मैराथन क्लास होगी, वो ओनली करंट अफेयर्स पर आधारित है मेरी क्लास आपके। इसमें बताऊंगा आपको मैं। अगला क्वेश्चन है 11वां मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 86वें संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया है 2002 में। ये क्या है? संप्रभुता की बात करता है, या समृद्ध विरासत की बात करता है, या पर्यावरण की सुरक्षा की, या बच्चों के शिक्षा के अवसर की? तो आप जानते हो कि 2002 में इस समय देश के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये बच्चों के शिक्षा की बात करता है, यानी बच्चों के लिए अवसर की बात करता है। आप जानते हैं इसका उल्लेख कहां हुआ है? इसका अर्थ मौलिक कर्तव्य हुआ है। मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ मूल संविधान में नहीं थे, मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं। और मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। और यहां पर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यह गार्जियंस यानी संरक्षक या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसके अंतर्गत जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और अभी हमारे नई
शिक्षा नीति आ गई है, उसके अंदर आप देखा होगा इसको हमारे यहाँ 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ से, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई है, कौन सी, ये पूछा 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या 88 में की गई है या 92 में या 86 में या 1990 में। एक सही उत्तर है 1992 में, ये वाला। यहाँ पर जो 8th 5 ईयर प्लान है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है, तो थोड़ा मैं बताता हूं यहाँ पर भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है, भारत में जो पहली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली जो पंचवर्षीय योजना है हमारे यहाँ, कौन सी पंचवर्षीय योजना पहली वाली, वो 1 अप्रैल यहाँ पर 1951 को आरंभ हुई है यहाँ पर 1951 में, और 56 तक उसका टाइम पीरियड रहा है। 1951 से 56 तक वो योजना रही है, और कृषि को वहां प्राथमिकता दी गई, कृषि को और सिंचाई माध्यम को प्राथमिकता दी गई। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, अगर पहली ये है 51 से 56 वाली आपके, तो ये 8वीं है। इसका टाइम पीरियड वर्ष 1992 से 1997 तक, यानी कि 5 साल रहा है यहाँ पर। और पीवी नरसिंह राव, कौन, पीवी नरसिंह राव देश के उस समय पीएम हुआ करते थे। इसके अंतर्गत शिक्षा को यहाँ पर, शिक्षा को, इसके अलावा स्वास्थ्य को यहाँ पर, स्वास्थ्य को, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, स्वास्थ्य को, ये यहाँ पर शिक्षा को महत्वपूर्ण दिया गया है स्थान, और स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो रोजगार के अवसर हैं उनमें वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना कहीं ना कहीं, और आत्मनिर्भरता को यहाँ प्राप्त करना, इसका जो मूल ध्येय है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। आप देखकर जाएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है आपसे। इस समय देश के पीएम कौन है, पीवी नरसिंह राव देश के पीएम है, और ये 1992 से लेकर 1997 तक रही है। ये आपके लिए कुछ खास योजना है, और पंचवर्षीय योजना को मेरे कहने से यहाँ देखकर जाएंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो क्वेश्चन आता रहता है। आप देख लें हमारे यहाँ 12वीं पंचवर्षीय योजना जो रही है 2012 से लेकर 17 तक रही है। तो पहली वाली ये रही है 1951 से 56 तक, और जो 12वीं है वो आपके 2012 से लेकर 17 तक रही है, उसको भी आप देखकर जाएंगे। इस क्रम में जो यमुना सतलुज है, ये वाला एकमात्र ऐसी नदी जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी माना जाता है। यहाँ पे घग्गर है क्या, वो चिनाब है, रावी या झेलम है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सही उत्तर इसका घग्गर है यहाँ पर आपके, इसको देखे जाएंगे। सही उत्तर क्या है इसका, घग्गर सही उत्तर है इसका। आप जानते हो घग्गर नदी पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है, इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख हुआ है हमारे यहाँ पर। और चिनाब को ऋग्वेद में अश्किनी कहते हैं, क्या कहते हैं, चिनाब को ऋग्वेद में अश्किनी कहते हैं, रावी को ऋग्वेद में परशुनी कहते हैं यहाँ पर, और झेलम को यहाँ वितस्ता कहते हैं आपके पौराणिक, आपके इनमें आपके ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे जो दासराग युद्ध है, दासराग युद्ध, कौन सा युद्ध, दासराग युद्ध है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ये कहां लड़ा गया है, तो देख लेना, ये युद्ध और कोई नहीं, कहीं नहीं, बल्कि परशुनी नदी पर लड़ा गया। कहां लड़ा गया है, परशुनी नदी पर लड़ा गया। कौन सा युद्ध है ये आपका दासराग युद्ध है, जो कि परशुनी का नाम क्या है, रावी। तो मैंने यहां बताया झेलम को वितस्ता कहते हैं, रावी को परशुनी कहते हैं, चिनाब को अस्कनी कहते हैं आपके, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे यहाँ पर कि जो युद्ध हुए हमारे यहाँ पर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहे आपके। क्या नाम है इसका, दासराग युद्ध है, जो परशुनी नदी पर लड़ा गया है, और ये रावी का ही नाम है। और इसका उत्तर क्या, घग्गर है, जिसको हम सरस्वती के तौर पर भी जानते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैं अन्य क्वेश्चन आपके लिए आया इस क्वेश्चन में, इनमें से किसमें भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी है, कौन से की, कुषाण साम्राज्य की नींव रखी है, कुजुल ने रखी है, हुविष्क ने, भीम ने या वाशिष्ठ ने। तो सही उत्तर इसका कुजुल, जो इस वंश का पहला शासक कौन, कुजुल कॉडफिसस है आपके, जो कुषाण वंश का संस्थापक है। लेकिन इस वंश का वास्तविक पूछ सकता है आपको क्या वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर होगा विम कॉडफिसस। क्या होगा, विम कॉडफिसस, ये इसका दूसरा उत्तर होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पर कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो शक संवत चला है, ये क्वेश्चन आ सकता है, शक संवत अभी जो एग्जाम होगा वहां पर आ सकता है, शक संवत किसने चलाया, तो बताएंगे ये कनिष्क ने चलाया यहाँ पर। और किस वर्ष चलाया, तो 78 ईस्वी में चलाया, यहां से देख लेंगे आपको, 78 ईस्वी में चलाया है। और यही शक संवत वर्तमान समय में भारत सरकार का क्या है, ये भारत सरकार का ये राष्ट्रीय पंचांग है। क्या है ये शक संवत, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। क्या है ये, राष्ट्रीय हमारा पंचांग है, नेशनल कैलेंडर है हमारा, जिसे 22 मार्च यहाँ पर, जिसे 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने नेशनल कैलेंडर के तौर पर मान्यता दे दी है। नेशनल कैलेंडर माने होता है राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर मान्यता दे दी है यहाँ पर। इसको आप देखकर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नया वाला आ सकता है कि हमारे राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता भारत सरकार ने कब दी है,
तो 22 मार्च 1957 को दी है। और इसके अनुसार एक क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय पंचांग हिंदी में कहते हैं, इस शक संवत के अनुसार साल का जो पहला महीना है, वर्ष का पहला जो महीना है वो कब आरंभ होता है? वो होता है चैत्र को आरंभ होता है। ये पहला होता है चैत्र में आपके, कौन सा होता है? ये चैत्र में पहला होता है कहीं ना कहीं आपके। और जो अंतिम महीना होता है यहाँ पर, चैत्र पहला है तो अंतिम कौन सा है यहाँ पर लिख देंगे आपके। जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन का होता है। कब होता है? फाल्गुन का। पहला होता है चैत्र में और अंतिम होता है फाल्गुन का, अकॉर्डिंग टू शक संवत। अकॉर्डिंग टू शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया, जो कि कुषाण वंश का महानतम शासक है। तो फाउंडर कौन है? कुजुल फाउंडर है। वास्तविक कौन है? विमकटफिसत। और सबसे अधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुषाणों का रेशम मार्ग पर नियंत्रण रहा। किस पर रहा? रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण रहा है, जिसे सिल्क रूट के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये कुषाणों का नियंत्रण रहा है। चीन से जाने वाले सिल्क पर किसका नियंत्रण था? तो कुषाणों का था। इसको आप रट लेंगे। कुषाणों ने कहीं ना कहीं इसी से समृद्धि प्राप्त की है। रेशम मार्ग पर किन्होंने नियंत्रण स्थापित किया? तो आप बताएं, कुषाणों ने किया। और कनिष्क इस वंश का महानतम शासक है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद करके जाएंगे मेरे कहने से। यहाँ पे ये इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। 2020 में महिलाओं का यूएस ओपन में ये पूछा है आपके, जो ओपन जुटाने वाली नाओमी पूछ रहा है, नाओमी कहां की है? किस देश की? नाओमी ओसाका कहां की है? तो ये थाईलैंड या जापान, चीन या दक्षिण कोरिया। तो आपका संबंध जापान से है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जापान। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं हमारे यहाँ, तो पूछ सकता है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। तो आप सब विद्यार्थी कहीं ना कहीं ग्रैंड स्लैम को देखकर जाएंगे। जो हमारे यहाँ वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है आपके, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा होता है? वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इसको आप लोग देख कर जाएंगे यहां से। और दूसरा जो होता है आपके ऑस्ट्रेलियन के बाद में सेकंड नंबर पर फ्रेंच होता है। कौन सा होता है? वो फ्रेंच ओपन होता है यहाँ पर। और तीसरा होता है विंबलडन। ये विंबलडन ओपन होता है यहाँ पे, विंबलडन ओपन होता है यहाँ पे। और अंतिम होता है वर्ष का, वो होता है अमेरिकन ओपन। कौन सा होता है? अमेरिकन ओपन होता है, जिसे हम यूएस ओपन भी कहते हैं यहाँ पर, ये वाले। तो पहला कौन सा साल का? इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपको देख लेंगे यहां से। वर्ष का पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर अमेरिकन ओपन होता है। ग्रैंड स्लैम को जीतना किसी भी टेनिस खिलाड़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, उन्हें देखकर जाएंगे आप लोग। इसके अलावा जो आपके राफेल नडाल हैं स्पेन के, उसे देखकर जाएंगे। जो अभी हाल ही में जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई है, उनका कहां से संबंध है देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर मैराथन क्लास में सबके बारे में बताऊंगा कि नोवाक जोकोविच कौन है, राफेल नडाल कौन है, और अभी हाल ही में भारत दुनिया के जो दिग्गज हैं, क्या नाम है उनका? रोजर फेडरर, जिन्होंने संन्यास ले लिया है टेनिस की दुनिया से। मैं रोजर फेडरर पर विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, और यह भी पूछ सकता है, कौन सा गेम कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? कोर्ट पूछ सकता है आपको। तो कोर्ट पूछेगा तो यहीं पर बता दें कोर्ट का नाम क्या है इसका। कोर्ट पूछता है आपके। अगर कोर्ट पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, तो आप बताएंगे ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कौन से पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ये वाला। अगर फ्रेंच ओपन आएगा यहां पर, तो क्या बताएंगे यहाँ पर? लाल बजरी। क्या कहेंगे? लाल बजरी पर खेला जाता है। लाल बजरी का मतलब हमारा यहाँ पर रेड कोर्ट से है। ये रेड कोर्ट पर खेला जाता है आपके। चूंकि हमारे एग्जाम में कोर्ट से क्वेश्चन आता है, और बता देंगे जो विंबलडन है ये वाला गेम है, जो ये वाला, ये ग्रास कोर्ट पर, घसियाली ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है यहाँ पर। और जो अमेरिकन ओपन है, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ये वाला। कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी कि ये दो जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये शुरुआत वाले ऑस्ट्रेलियन भी और अमेरिकन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। लेकिन जो फ्रेंच ओपन है ये वाला, और जो विंबलडन है आपके, ये कहीं ना कहीं हमारे कहां खेले जाते हैं आपके? ये लाल कोर्ट पर, लाल बजरी पर, यानी रेड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घसियाली हरी घास पर खेला जाता है। इनको पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। मैं मैराथन क्लास जो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, उस मैराथन क्लास में मैं वहां विस्तार से चर्चा करूंगा इसके ऊपर आपको, इसलिए इस पर लगातार आप बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। पुराने क्वेश्चनों में पीवाईक्यू चल रहे हैं, ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। मणि अय्यर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादक हैं? क्या मृदंग की है, वायलिन या वीणा या घाटम? तो ये मृदंग से संबंध है आपका, मृदंग से। और आपको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका। किसका? पद्म भूषण पुरस्कार भी ये मिला है। आप बहुत बड़े हस्ती हैं, और आपको इस
विधा से संगीत एकेडमी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है और कर्नाटक क्षेत्र का बड़ा संगीत आपको दिया जा चुका है। ये आपने संगीत के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। मृदंग से आप पालगाड मणि अय्यर का संबंध है। तो एक क्वेश्चन हमारे इनसे आता है, किसका संबंध, चाहे पंडित रविशंकर हैं, चाहे हमारे यहाँ सरोद वादक हैं, चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह, कोई भी हमारे यहाँ एक ऐसे दिग्गज हस्ती हैं, उनको पूछताछ जाकर कोई भी पूछ सकता है आपके यहाँ पर, जो बड़े बड़े हमारे दिग्गज तबला वादक रहे हैं। तो जितने भी पूछेगा एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। मैं तो अगली वीडियो में स्ट्रेटेजी के में उस पर चर्चा करूंगा आपके लिए, तो इसको कर लेंगे। इसका संबंध आपके मृदंग से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह है, कर्ण सिरेवन यानी टिनिटस। ये टिनिटस कह रहा है आपको, जो टिनिटस है आपके, ये श्वास समस्या में किसको प्रभावित करती है, किस अंग को, तो आप आमाशय को करती है, यकृत को, कान को या फेफड़े को। तो एक संयुक्त कान है, कान को प्रभावित करती है, यानी ईयर को प्रभावित करती है, कान को हमारे। और आप जानते हो इस टिनिटस के अंदर क्या होता है, कान में झंझनाहट, हूं घुन 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 ऐसी धीरे धीरे आवाज आती रहती है, झंझनाहट सी रहती है आपके, और हल्की हल्की भीनी भीनी ऐसी आवाज आती है, जैसे लगता है कुछ झिंगुर सा कुछ बोल रहा है आपके। ये टिनिटस नाम का आपके स्वास्थ्य समस्या होती है, जो कान का जो हमारा अंदरूनी पर्दा होता है उसके अंदर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये कान को प्रभावित करता है। एक वीडियो मैं आपके लिए रोगों के लिए दे चुका हूं, जैसे कौन सा रोग कौन सी बीमारी से प्रभावित होता है, आपके कौन शरीर का कौन सा अंग है। जैसे हमारे यहाँ अगर किसी को अगर हो जाए आपके पीलिया रोग हो जाए, तो पीलिया रोग कैसे प्रभावित करता है, तो आप जानते होंगे हमारे जो लीवर है, यकृत है, उसे प्रभावित करता है आपके। अगर किसी को ट्रैकोमा हो जाता है, तो ट्रैकोमा कैसे प्रभावित करता है, आपके आंख को प्रभावित करता है, आंख में गांठें बन जाती हैं आपके। तो ऐसे मैंने रोग बताए, इसलिए उस वीडियो को आप देख लेंगे। पुराने एक वीडियो मैंने बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की है, कौन सी बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। और एक मैंने अजब गजब बीमारियां मैं ट्रिक के माध्यम समझाई है, चाहे वायरस वाली हो, चाहे बैक्टीरिया वाली हो, चाहे फंजाई वाली हो, चाहे प्रोटोजोआ वाली हो, ट्रिक के माध्यम समझाया है। वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि साइंस का एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज आप देखकर जाएंगे वीडियो को मेरे कहने से। और बाकी फिर मैं कहूंगा मैराथन क्लास में लेकर आ रहा हूं आपके लिए अभी दिवाली के इसी शुभ अवसर पर। यहां देखेंगे नरेंद्र मोदी को किस वेश, यहां पर यूनाइटेड किस वर्ष है, किस वर्ष है ये, किस वर्ष यहां पर यूनाइटेड चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यूनाइटेड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। यहां पर 2018 में आपको चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये यूएनओ की एजेंसी है आपके, यूनेस्को। कौन है, यूनेस्को, जो कि ये आपके ये यूएनओ की एजेंसी है आपके यहां पर, और नाम है आपके ये यूनेप, एक एजेंसी है आपकी, कौन सी, यूनेप एजेंसी है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप बोलते हैं हम लोग इसको। ये यूएनओ की महत्वपूर्ण एजेंसी है, और इस यूनेप का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में, कहां पर है, नैरोबी में, यानी कि केन्या में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकता है, केन्या में इसका मुख्यालय किसका, यानी नैरोबी में। नैरोबी केन्या की राजधानी है, यही इस अवार्ड को देती है आपके कुछ। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये इसके क्षेत्र हैं। ये नया क्वेश्चन आपके लिए, इसके लिए 5 क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है, जो आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, क्योंकि पुराना क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहां से ये क्वेश्चन अब दोबारा शायद नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो आप इसके लिए प्रिपेयर हैं। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कि इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किसको और सम्मानित किया गया, तो इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे वो, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल जो मैक्रो हैं, यानी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति, कौन, इमैनुअल मैक्रो, ये आपके साथ माइंड में आ गया होगा। इमैनुअल मैक्रो को ये प्रधानमंत्री जी के साथ सम्मानित किया गया, अर्थात चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो अवार्ड है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, पर्यावरण संबंधित अवार्ड है आपके। जो ये चैंपियन इन्होंने नेतृत्वशीलता के लिए, लीडरशिप के लिए अवार्ड मिला है आपके इमैनुअल मैक्रो को, कि आपने वर्ष 2015 में जो एक पहल की है पर्यावरण के लिए, बहुत बड़ी पहल है आप लोगों की, दोनों ने मिलकर के बहुत तगड़ी पहल की है आपके, जो पर्यावरण को बचाने के दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो लीडरशिप दी है, नेतृत्व क्षमता दी है आपके, उसके लिए मोदी और प्रधानमंत्री मोदी जी और इमैनुअल मैक्रो को एक साथ सम्मानित किया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से। अब यूरोप से क्वेश्चन यहां से आ सकता है। यूनेप पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, जो कि यूएनओ की एक एजेंसी है, और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इस क्रम में क्वेश्चन आया है, कौन सी पुस्तक ब्रिजिटल नेशन, ये नाम है पुस्तक का, ब्रिजिटल नेशन जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो आप जानते हैं इसके लेखक क्या कौल जी हैं, रघुराम राजन जी हैं, या आपके चंद्रशेखर हैं, या जसप्रीत बिंद्रा। तो एन चंद्रशेखरन इसके आपके लेखक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और ये वर्तमान में टाटा सन्स
के चेयरमैन है यहाँ पर टाटा सन्स, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह है। कौन सा? टाटा समूह। आप जानते हैं टाटा समूह के बारे में मैंने कल भी एक क्वेश्चन दिया आपको पुराने वीडियो में, जो पहला पार्ट लेकर आया हूं वहां भी बताया मैं। टाटा सन्स के क्षेत्र में जो बड़ी भूमिका रही है वो जमशेदजी टाटा, और भारत के पहले उद्योगपति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1992 में, यानी कि 1992 में। ये चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। जिन बच्चों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, मेरा स्पेशल वीडियो है, आप देखकर जाएंगे। वर्ष 1992 में जमशेदजी टाटा को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको आप रट के जाएंगे यहां से। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के हमारे यहाँ पर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक पुस्तक में देने वाला हूं पुस्तकों पर, क्योंकि एक क्वेश्चन करंट वाला पुस्तकों पर जरूर आएगा, इसलिए पुस्तकों पर चर्चा आपसे करूंगा जरूर। इसके अलावा जो अगस्त 2020 वाला पार्ट है, ये इस राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएसई बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला एनएसई के प्रबंध निदेशक कौन है? अनुराधा राव जी हैं, सुदर्शन जी हैं, गिरीशन चतुर्वेदी जी हैं, या विक्रम लिमरो। तो उस समय इसके चेयरमैन विक्रम लिमरो थे। अब वर्तमान में कौन है इसके चेयरमैन 2023 में? इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन देखे जाएंगे आप लोग। और यहां एक क्वेश्चन आ सकता है कि एनएसई की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो बता देता हूं। एनएसई की स्थापना 1992 में हुई है, 1992 में। और इसकी स्थापना में फेरवानी समिति, कौन सी? फेरवानी समिति की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर ही इस एनएसई की स्थापना हुई है। और ये कहां स्थित है? बंबई में। कहां स्थित है? ये बंबई में स्थित है आपके, यहाँ ये वाला बॉम्बे में स्थित है आपके। जो पूछ सकता है आपके कि एनएसई कहां स्थित है, तो आप बता देंगे इसके आंसर को। इस क्रम में मैं आपको एक बड़ी बात महत्वपूर्ण बताऊंगा कि ये वाला जो आपका जो एनएसई है, ये एनएसई आपका कई पूछता हूं, इसका आंसर गलत दे रखा है आपके, लेकिन इसका सही उत्तर क्या? 1992 है सही उत्तर, जो फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित हुआ है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस क्रम में आपको बताऊंगा आपके यहां से ये वाला, इनमें से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जलवाष्प की धारा को या सिकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जलवाष्प का मापन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विशिष्ट आर्द्रता है, निरपेक्ष आर्द्रता है, या सापेक्ष आर्द्रता है, या उष्मांक है? तो आप जानते होंगे इसका जो बेस्ट उत्तर है सही, वो सापेक्ष आर्द्रता है। ये वाला आपके सापेक्ष आर्द्रता है जो जलवाष्प की मात्रा का मापन करता है। इसको आप याद करके जाएंगे यहां से। और मैं साइंस में पढ़ाऊंगा तो इस पर विस्तार से आपके अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। या अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन आया है, ये वाला प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक है ये वाली, इसके लेखक या लेखिका कौन है हैरी पॉटर? तो मैं बता देता हूं आपको, ये डैन ब्राउन है, या जेके रोलिंग है, या अगाथा क्रिस्टी है, या एनिट बिल्टन है? आप बताएंगे। जो हैरी पॉटर है, जो धूम मचाई थी आपके, बड़ी पुस्तक है आपके यहाँ पर, ये जेके रेलिंग जी की पुस्तक है। यहाँ पर जेके रेलिंग आपके, जो हमारे यहाँ जो जेके रेलिंग है, ये एक ब्रिटिश लेखिका है। ये क्वेश्चन आपको कम लोग मालूम हो बच्चों को, इन्हें वो लेखक समझते हैं। ये ब्रिटिश लेखिका है। ये पहली बात तो यहीं से स्टार्ट होगी आपके, ये ब्रिटिश लेखिका है। कौन? आपके जेके रेलिंग। और जेके रेलिंग की फुल फॉर्म है वो जॉन, ये वाला जॉन कैथरीन, यहां देखेंगे जॉन कैथरीन, ये रोलिंग है। कौन है? जॉन कैथरीन रोलिंग है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आप एक बड़ी उपन्यासकार है। ये जो उपन्यास है, कौन सा? हैरी पॉटर नाम का उपन्यास है। और मैं अगर ये कह दूं आपसे कि ये 21वीं सदी का, कौन सदी का? बहुत महत्वपूर्ण, ये 21वीं सदी का, यहां पर 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा उपन्यास है। तो मैं यहां गलत नहीं हूं, क्योंकि इस उपन्यास ने धूम मचाई है जो आपके, वो कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठता की ओर है। और किसने लिखा है? यहाँ पे ये जेके रोलिंग ने, जो कि ब्रिटेन की लेखिका है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और आप ही के उपन्यास पर इस हैरी पॉटर नाम की सीरीज है, श्रृंखला है, जिसमें बहुत सारी पिक्चर बनी है। तो मैं आपके लिए एक अन्य वीडियो विस्तार से एक नया मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जो स्ट्रेटेजी के प्लस करंट अफेयर पर आधारित है। इसलिए लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे। इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। पुराने जितने वीडियो मैंने डाले हैं उन पर जरूर देखकर जाएंगे। एक क्वेश्चन नृत्य से आ सकता है, संगीत से आ सकता है, वाद्य यंत्रों से आ सकता है क्वेश्चन, पुस्तकों से क्वेश्चन आ सकता है, साइंस के कुछ पहलू है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको स्ट्रेटेजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट डाले हैं। मैं आपके लिए राष्ट्रीय आंदोलन पर एक विशेष आपके एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, वो स्पेशल नेशनल मूवमेंट पे होगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के बच्चे बना नहीं पाते। और सबसे महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या आएगा? इसरो भी आएगी और डीआरडीओ भी आएगा। चाहे कोई मिसाइल आ जाए, चाहे कोई सैटेलाइट आ जाए, इन सब पे मैं चर्चा करने वाला हूं। चाहे वो आपके पृथ्वी हो, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो नाग हो, या अग्नि हो, या आकाश हो, चाहे पिनाका हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे S-400 हो,
चाहे कर्ण हो, चाहे भीष्म हो या अर्जुन हो, चाहे आपका कोई भी अभी धनुष हमारे आया हुआ है, इन सब पर मैं बारी बारी चर्चा करूंगा। इसलिए प्लीज इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। आप बिल्कुल बारीकी से नजर रखेंगे, दिल्ली पुलिस में धमाका करने वाले हैं आपके, और सिंघम आपको बनना तय। इसलिए प्लीज कमर कस लीजिए और दिवाली पर अपने आप को एक बेस्ट उपहार दीजिए। ये आपको सम्मान मिलेगा, आपके सम्मान से पूरे परिवार को सम्मान मिलेगा, और परिवार को सम्मान मिलेगा तो एक बेहतर समाज बनेगा, और समाज बनेगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनिए आपके। इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।